हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की क्लास का आपका टॉपिक है फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। मतलब ये एल्जेब्रा वाली जो ब्रांच है मैथ्स की हमारी, उसका टॉपिक है ये। ठीक है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, कुछ नई नई टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए उस एल्जेब्रा के अंदर, वो हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड आगे हम जो थोड़ा बेसिक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, स्टार्टिंग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तो वो आपकी कंसेप्ट पर बेस्ड ही है, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर आगे प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको हम ये जो बेसिक यहाँ सीखेंगे वो हम उनको वहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ना, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ एल्जेब्रा। तो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो हम पहले सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस समझेंगे जो हमारे आगे काम आएगी। ठीक है, ओके। तो देखिए, जैसे एल्जेब्रा है, अब जैसे इससे पहले जो हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, अर्थमेटिक के, ठीक है ना, उसमें नंबर्स या सिंप्लीफिकेशन से बेस्ड। ठीक है, एल्जेब्रा में क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर, जैसे अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स हैं। ठीक है, तो अगर कोई किसी चीज़ की अगर डिफरेंट बहुत सारी वैल्यूज़ अगर हों तो उसको हम क्या कहेंगे, एक वेरिएबल, जैसे हम बोलते हैं ना, वेरिएबल तो नहीं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से इसको हम डिनोट कर देंगे, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी। मतलब उस एक जनरल लेके चलेंगे। अब उसके क्या हो, वो कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता होगा वो। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ इन द अर्थमेटिक वी डील विद क्वांटिटीज विच आर डिनोटेड बाय फिगर्स दैट हैव सिंगल डेफिनेट वैल्यू, बट इन एल्जेब्रा वी डील विद द क्वांटिटीज विच आर डिनोटेड बाय सिंबल। तुम सिंबल यूज़ करेंगे और ये सिंबल हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, सबसे पहले आपका आता है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कांस्टेंट पहले भी आपने सुना हुआ है। तो कांस्टेंट क्या है, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि ऑलरेडी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कांस्टेंट उसको हम बोलेंगे। अब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया 7 2, जितने भी नंबर्स हैं सब कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, पता है वो वही है। उसको हम 2 को हम 2 ही बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम कुछ और नहीं कहेंगे। 3 को हम 3 ही बोलेंगे। ठीक है ना, ऐसे करके जो फिक्स है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी फिक्स्ड है वो हम कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे पाई है, हमें पता है पाई एक कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है ना, जनरली हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 22/7 लिखते हैं। वैसे तो ये 3.14 एंड सो ऑन चलता चला जाता है, एक नंबर होता है ये। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 22/7 बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये सब कांस्टेंट ही फिक्स है न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर आता है वेरिएबल, और या फिर इन अदर वर्ड लिटरल। सबसे ज़्यादा कॉमन ये रहता है वर्ड वेरिएबल। ठीक है ना, इसको ये लिटरल भी बोलते हैं। तो अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। तो ऐसा सिंबल जो कोई भी वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। अब जैसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स होंगे जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैथ्स के अंदर, या पीछे भी आपने कई बार कहीं ना कहीं यूज़ किए होंगे, जैसे हम एक्स मान लेते हैं उसको, तो वो क्या होता है, वो एक वेरिएबल होता है। ठीक है, उसको वेरिएबल बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। ठीक है ना, अब जैसे बहुत सारे फॉर्मूलेज आपने पढ़े होंगे। कोई भी, जैसे इन्होंने यहाँ फॉर्मूला लिया हुआ है स्क्वायर के पेरीमीटर का। स्क्वायर का पेरीमीटर का मतलब होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, ये तो होता है पी से पेरीमीटर को पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये पी और 4 इंटू ए को साइड, मतलब ए जो है यहाँ पर साइड को हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू 4 है। तब यहाँ पर अब देखेंगे कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं वेरिएबल। इधर देखो, ये दिख रहा है P। अब देखो, अगर ए की कोई मान लो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर साइड का कोई स्क्वायर है। ठीक है, तो वो ए की वैल्यू 1 लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1। ठीक है ना, तो अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे जैसे इसकी बहुत सारी वैल्यूज होंगी वैसे वैसे पी की भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है ना, इट कैन टेक मैनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, इस वजह से इसको हम वेरिएबल कहेंगे। पी हेयर वेरिएबल, ए इज ऑल्सो ए वेरिएबल। ठीक है, इनको हम वेरिएबल कहेंगे। अब यहाँ पर जो 4 दिया है वो कॉन्स्टेंट है, फिक्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। 4 मल्टीप्लाई ए, 4a लिखा हुआ है। ठीक है, तो हेयर 4 इज अ कांस्टेंट एंड a एंड p आर द वेरिएबल्स। ठीक है, वी मे गिव एनी वैल्यू टू a एंड गेट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू p। यही मैंने भी बताया, अगर a हम कुछ भी लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग p आ जाएगा वैसे ही। ठीक है, तो a और p वेरिएबल है। समझ आ गया होगा आपको कि वेरिएबल किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं। जो फिक्स होता है कांस्टेंट, और जो वेरिएबल है वेरी करेगा। या भी आप बस इतना समझो कि जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितने भी सब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखो कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया, तो इनके कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है कांस्टेंट वेरिएबल का, वेरिएबल का
ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, इनमें ऑपरेशंस लगा दिए जैसे फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसको हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो यही लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय, जो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे, ईदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, डिवाइड, इज नोन एज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो उसके एग्जांपल्स यहाँ जैसे अभी इन्होंने आगे दिए हुए, तो मैं पहले ही थोड़े कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ 2x। तो ये क्या है, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखो 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 2 मल्टीप्लाई x, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई x। तो ये मल्टीप्लिकेशन से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये पूरा इसको कंबाइनली हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। और एग्जांपल्स लेते हैं कोई हम, जैसे मैं ले रहा हूँ 2a प्लस b, ठीक है। अब ये इस पूरे को हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखो 2 का a से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उसके बाद ये जो पूरा 2a है वो b के साथ ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ 2a एंड b। तो ये पूरा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा भी हो सकता है, बहुत ही छोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। या फिर मैं कुछ और लिखता हूँ, लाइक 3x²y, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, 3 का x² से और y से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। x² का मतलब x मल्टीप्लाई x। अभी इंडिसेस चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, तो आपको पता है x² का मतलब x मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो 3x, ये पूरा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल्जेब्राइक है। फिर अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर भी कुछ चीज़ें हम जानेंगे, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर टर्म ऑफ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो टर्म क्या है वो देखते हैं। सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, मतलब प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड है एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो अलग अलग उनको हम टर्म बोलेंगे। अब जैसे ये है, मैंने सबसे पहले 2x लिया था एग्जाम्पल, तो ये सेपरेट, ये तो एक ही है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई x, तो ये सिंगल है। ये एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक सिंगल, खुद में ही एक सिंगल टर्म है, ठीक है। अब यहाँ बेटर समझ आएगा आपको। अब जैसे ये दिए हुए 2a प्लस b, तो यहाँ पर ये पूरा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, बट इसके अंदर 2 अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं हमें। क्या, 2a अलग दिख रहा है, b अलग दिख रहा है, विच आर कनेक्टेड बाय प्लस, मतलब ये एक दूसरे से कैसे, देखो सेवरल पार्ट्स, तो इसी के पार्ट्स हो गए ना। 2a प्लस b पूरा एक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है 2a, ऐसे ही b एक पार्ट है 2a प्लस b पूरे एक्सप्रेशन का। तो इस एक दूसरे से कैसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्लस से, या माइनस भी हो सकता था, जैसे 2a माइनस b, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म है, एक टर्म है 2a और एक टर्म है b, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन में नहीं देखना है, प्लस और माइनस से सेपरेटेड होने चाहिए, वो अलग अलग टर्म होते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल लिया हुआ था, तो ये है 3x²y, तो ये सिंगल टर्म है, ये खुद में एक मतलब एक सिंगल टर्म भी खुद में एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही होगा, ठीक है। तो ये 3x²y है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, ये प्लस और माइनस से सेपरेटेड नहीं है, ठीक है। तो वही दिया हुआ है। अब आगे देखो ना, एग्जाम्पल्स इन्होंने ले रखे हैं यहाँ पर। अब ये 6a प्लस 7b, तो इज एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स विच आर 6a एंड 7b। तो 2 टर्म है इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में। अगले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन देखो, इसमें ध्यान से देखो। अब जैसे सिर्फ 7 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है बट सेपरेटेड तो है ना। देखो इधर 7, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर 5x आ गया, फिर बीच में माइनस आ गया, फिर 8xy है, तो इसे 3 टर्म आ जाएगी। इट इज़ एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स विच आर 7, 5x, 8x। अब जैसे उन्होंने क्या करा, -8xy लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब सिर्फ 8xy भी बोल सकते थे, क्योंकि हमने बोल ही रखा है कि अब सेपरेटेड प्लस या माइनस से हो सकती हैं, तो इन्होंने -8xy लिखे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लग रहा होगा। अब यहाँ दिया है 3 मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 5/2, ठीक है। अभी x की पावर है, ठीक है, तो ये फिर बीच में माइनस आ गया, फिर 2x², फिर प्लस 6xyz माइनस 8z3, तो ये अलग अलग दिख रही हैं, बीच में प्लस या माइनस से सेपरेट है, तो कितनी हो जाएंगे, 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म इन दिस एक्सप्रेशन। ये पूरा एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें देयर आर 4 टर्म, ठीक है, अलग अलग अपने बता दिया। अब इन्होंने माइनस को साथ में लेकर चले हैं, नो प्रॉब्लम, अब ना भी लेकर चलते तो भी सही था, ठीक है। ओके, चलो आगे देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब इसके टाइप्स देखेंगे,
ठीक है। अब जैसे ऊपर जैसे हमने पढ़ लिया टर्म वाइज, टर्म को भी हमने समझ लिया, तो अभी और आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि इनके अलग अलग नेमिंग है इन पर्टिकुलर वेरियस टाइप्स। तो पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल हम एक्चुअली उस वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिससे सिर्फ सिंगल टर्म, यानी कि देयर आर हैविंग ओनली वन टर्म, उसको हम मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब जैसे 5 ऊपर मैंने सबसे पहले 2x का एग्जांपल लिया था, 3x² लिया था, तो ये पूरा ये मोनोमियल है, इट इज़ मोनोमियल। ये मोनोमियल नहीं है, ठीक है। इसमें 2 टर्म आ गई, इसमें एक टर्म नहीं है। जिसमें एक टर्म होती है उसी को हम मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5x माइनस z6z²। अब ये देखो, इसको ध्यान से देखो, 13xyz अपॉन 7p, तो ये डिवाइड हो रहे हैं ना आपस में, बट सेपरेटेड प्लस और माइनस से तो नहीं है, तो ये सिंगल एक ही तो टर्म होगी। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, 2x/y प्लस z, तो ये 2 टर्म है इस पूरे एक्सप्रेशन में। एक ये पूरा एक सिंगल टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म सेपरेटेड बाय प्लस, ठीक है। तो पूरा एक टर्म है ये, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड से एक दूसरे से कनेक्टेड है उससे मतलब नहीं है, मैं वो पूरा एक ही टर्म होगा, ठीक है। तो वैसे ये सिंगल टर्म है। -29, देखो कांस्टेंट, इट ऑल्सो कांस्टेंट को भी हम उसी कैटेगरी में रखेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में ही, ठीक है। वो भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ही रखेंगे, तो वो भी मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक मोनोमियल हो गया, 43/2 मल्टीप्लाई AB, ठीक है। आगे आता है बाइनोमियल, हम उसको कहेंगे जिसमें 2 टर्म्स हो, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, इसको इस कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे ये वाला था, तो 2a + b, ये क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। तो सिंपल है, ये बहुत सारे दिए हुए हैं एग्जांपल, 5x + 3z बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। अब ये है 2xy माइनस 3/z, तो ये भी बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म है, एक टर्म 2xy है और ये माइनस के साथ इन्होंने लिखा हुआ है -3/z, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला है, तो इसमें भी 2 टर्म है, तो a² भी एक अलग है और -3b² है, तो हैविंग 2 टर्म्स दिस। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब दे रहा 3 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हों, दे रहा 3 टर्म्स, तो वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो ये ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है, साफ दिख रहा है हमें, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है मल्टीनोमियल। अब जैसे इन्होंने 3 तक तो ले लिया, अब उसके बाद फिर ऐसे तो कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, देर आर 7, 6 एंड सो ऑन, बहुत सारी टर्म्स वाली भी एक्सप्रेशन हो सकती है, तो उन्होंने उसको एक मल्टीनोमियल कैटेगरी में डाल दिया। तो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन 1, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, उन सब को हम इन जनरल मल्टीनोमियल बोलेंगे। मल्टी का मतलब बहुत सारे, मोर देन 1, तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब आ गए, सब मल्टीनोमियल की कैटेगरी में ही आ गए, मतलब मोनोमियल छोड़कर सब मल्टीनोमियल, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म। तो ये जो बाइनोमियल पढ़ा हुआ है इसको मल्टीनोमियल भी कहेंगे, और मल्टीनोमियल के अंदर कौन सा है, ये जो हमने पढ़ा है बाइनोमियल है, ये भी एक मल्टीनोमियल है, बट मल्टीनोमियल में कौन सा है, क्योंकि 3 टर्म इसको, इसलिए हम इसको ट्राइनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जैसे दिए हुए मल्टीनोमियल, अब 3, 4 टर्म वाला, 5 टर्म वाला, तो ये सब क्या है, मल्टीनोमियल में हम इसको रखेंगे, ठीक है। अब आगे आता है सम कॉमन एरर्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फैक्ट्स हैं जो समझना जरूरी है हमारे लिए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इन अ टर्म ऑन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन डजंट मैटर। ये मैटर नहीं करते, क्यों मैटर नहीं करता है वो भी बताता हूँ मैं। देखो, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने ले रखा है 4xy, ठीक है। अब इसको 4xy लिखो, चाहे xy 4 लिखो, चाहे y 4x लिखो, चाहे y इंटू x इंटू 4 लिखो। अब एक बात बताओ, कोई मैं नंबर लिख रहा हूँ 6, तो 6 को मैं फैक्टर करके अगर लिखूँ तो 2 इंटू 3 लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे 3 इंटू 2 लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है ना, कम्यूट करना, इधर से मल्टीप्लाई करो चाहे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो है नहीं है, 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, क्योंकि वेरिएबल्स हैं इसलिए हम इसको बीच में क्रॉस नहीं लगाते हैं, बस इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। हम इसको अलजेब्रा में लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई ही होता है, अंडरस्टूड होता है। तो 4xy लिखो, चाहे xy 4 लिखो, 4yx 4 लिखो, तो इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा, और बस ये है कि हम थोड़ी सी अपनी कन्वीनियंसी के लिए हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अपना कन्वीनियंट तरीका है हमारा कि हम कन्वेंशनली कांस्टेंट वाली चीज़ को हम पहले लिखते हैं जनरली, ठीक है। बट वो आप इधर भी लिखोगे तो वो गलत नहीं होगा, बट हम लिखते हैं उसको इस तरह, ठीक है। तो देखो, द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इन द टर्म्स इज नॉट डजेंट मैटर, 4xy सेम एज 4yx,
ठीक है। अब इन्होंने देखो इसमें कांस्टेंट को तो फिक्स ही रखा है, बस वेरिएबल को आगे पीछे ये शिफ्ट करके बता रहे हैं बस, बट वो मैटर नहीं करता है इतना, ठीक है। ओके, सेकेंड देखो, बी केयरफुल टू नोट दैट द ऑपरेशन बिटवीन टर्म्स वाइल डिसाइडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये लिखा हुआ है 2x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 2x वाई, साफ दिख रहा है। इस वाले में जैसे ये लेफ्ट में जो लिखा हुआ है 2x प्लस, यहाँ 2x एक अलग है और बीच में हो रहा है प्लस 2x, एक टर्म है जिसमें हम y वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं, बट इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होते तो अलग अलग बात हो गई ना दोनों की, ठीक है ना। तो डिफरेंट, जैसे कि अब मैं यहाँ ऐसे लिखूँ 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस 5, और एक में लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, तो अलग अलग बात होगी ना, तो ये इक्वल तो होंगे ही ना, अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, एंड अनइक्वल हो जाएंगे। तो वही यहाँ भी है, तो 2x प्लस वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 2x वाई बिकॉज 2x प्लस वाई से बाइनोमियल्स, और ये भी दिख रहा है, हम इसको टर्म वाइज भी सीख रहे हैं, इसमें साफ दिख रहा है सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस, प्लस से सेपरेट, तो 2 टर्म है और ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई में आपस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये साफ इसमें वही दिए पता हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये है 8x मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो आपको ये नहीं देखना है कि ये आप बीच में मल्टीप्लाई लगा दिए तो आप लोग समझोगे ये तो अलग अलग 2 टर्म हो जाएंगे, 8x अलग नहीं, ये एक दूसरे से सब मल्टीप्लाई में ही है, तो ये एक सिंगल टर्म ही है, इस वजह से इसको मोनोमियल ही बोलेंगे। हाँ, अगर ये लिखा हो 8x प्लस वाई जेड, तो ये अब अलग है, ये अलग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर सेपरेटेड बाय प्लस है, इस वजह से इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। इट हैव 2 टर्म्स, ठीक है। ये सिंगल टर्म है, इसको ऐसे लिखा हुआ है 3x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, इसको हम फ्रैक्शन में इस तरह लिख सकते हैं 3x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, बी केयरफुल टू नोट दैट द पावर ऑफ द वेरिएबल वाइल कंपेयरिंग द टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन थस लाइक दिस। अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब जैसे ये इन्होंने इधर लिख रखा है 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, और एक तरफ इधर लिख रखा है 2x वाई स्क्वायर, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसको हिसाब से देखो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई वाई, बट यहाँ तो वाई पे पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर वाई मल्टीप्लाई वाई है। अब अगर इसको फैक्टर्स करके लिखें अलग अलग करके, तो ये होगा इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई इसका, बट इसका मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग, ये इक्वल कैसे हो सकती है? यहाँ साफ दिख रहा है यहाँ एक्स इंटू एक्स है, यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से हो रहा है, यहाँ साफ दिख रहा है वाई का वाई से, तो ये बहुत डिफरेंट। तो पावर जो है अगर अलग अलग वेरिएबल पे लगी हुई है तो वो अलग अलग हो जाएंगे, ये सेम नहीं हो सकती। ऐसे यहाँ भी दिया हुआ है 8x स्क्वायर वाई जेड नॉट इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड, और8x वाई जेड स्क्वायर, यहाँ जेड पर पावर 2 है, यहाँ वाई पर पावर 2 है, तो ये अलग अलग थिंग हो जाएंगी, तो डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ओके, अब जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर बीच में दे रहा 3 टर्म, बीच में ये जो है ना प्लस लगा हुआ है, सेपरेटेड बाय प्लस, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ठीक है। इज अ ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, नेमली अलग अलग उन्होंने बता दिया, ठीक है। और बट दिस, अब जैसे ये लिखा हुआ है इन्होंने बट 8p स्क्वायर आर, ठीक है, और 3pr स्क्वायर 2q स्क्वायर pr, ये मोनोमियल ही है। कैसे है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ लिखता हूँ देखिए, ये है 8p स्क्वायर आर प्लस 3pr स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर pr, ठीक है। देखिए, तो ये ट्राइनोमियल नहीं है, इसको ध्यान से इसकी टर्म्स को आप देखो, पहले एक एक करके देखो। इसमें क्या है 8 मल्टीप्लाई में है और ये है p स्क्वायर आर, p मल्टीप्लाई q स्क्वायर आर, तो उसको थोड़ा सा और अलग करके लिखें तो आपको समझ आएगा, p मल्टीप्लाई q स्क्वायर मल्टीप्लाई है, ये तो ये वाला था, प्लस इसको ध्यान से देखो 3 टाइम्स ऑफ किसका। अब जैसे p है q स्क्वायर है r है, यहाँ देखो p है r है, r पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो चलो मैंने वापस से वैसा ही कर दिया जैसा ये था, तो सेम ही तो है, कोई अलग थोड़ी ना है। अब ये देखो 2, यहाँ क्या है देखो, वेरिएबल पे ध्यान दो, इस पे ध्यान मत देना क्योंकि ये उतना डबल हो जाता है। अब ये आगे आपको ऑपरेशन करेंगे, लाइक एंड लाइक टर्म समझेंगे तो समझ आएगा और अच्छे से, ठीक है। अब ये देखो q स्क्वायर है, p है, r है, यहाँ भी q स्क्वायर था, p था और r था, यहाँ भी q स्क्वायर था, p था, r था, ठीक है।
तो इसको भी आप उसी तरह लिख सकते हो, इसी की तरह। पी को मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, क्यू स्क्वायर के यहाँ लिख देता हूँ, आर को यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कोई नए नहीं है, ये सेम ही टाइप है। भाई लाइक अनलाइक टर्म पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सेम ही है ये, इनको आप जोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे ये 8 टाइम्स ऑफ दिस है, ये 3rd टाइम्स ऑफ दिस है तो सेम ही, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 टॉफ़ीज़ प्लस टॉफ़ीज़, 3 टॉफ़ीज़ प्लस 5 टॉफ़ीज़, टॉफ़ीज़ ही तो हैं, तो टोटल टॉफ़ीज़ कितनी हो गई? 5 5 10 टॉफ़ीज़। तो ये कुछ, अब देखो सिंगल ही तो आ गया, सिंगल टर्म आ गया ये, तो इस वजह से ये मोनोमियल है, वही यहाँ दिया हुआ है, दिस इज मोनोमियल सिंस इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अब इसको पूरा इन्होंने ये वाला जो एग्जांपल ले रखा है इसमें ये आ गया, विच क्लियरली कंसिस्ट ऑफ वन टर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, टर्म के फैक्टर्स, ठीक है। तो व्हेन 2 और मोर क्वांटिटीज नंबर और अ लिटरल, यानी कि नंबर भी हो सकता है, वो कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। 2 और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ टर्म, देन ईच ऑफ, ये पहले भी वैसे मैंने बता ही दिया है शुरुआत में ही, देन दीज क्वांटिटीज इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द टर्म। जैसे ये, जैसे मैं लिख रहा हूँ -2xy, ठीक है, -2xy। अब जैसे मैं इसको, मैं कहूँगा आपसे कि फैक्टराइज करो इसको, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख दोगे। चलो और फैक्टराइज कर देते हैं, तो -1 × 2 × x × y लिख देते हैं। तो फैक्टर्स बिल्कुल करके लिख दिए मैंने, ठीक है। मैं आपसे बोलता 4xy के फैक्टर करके बताओ, तो आप लिखते 2 × 2 × x × y, तो ये फैक्टर्स लिख दिए। तो ये अब देखो, ये पूरा एक ही टर्म था, क्योंकि सेपरेट ये जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, पूरा एक टर्म है, कोई उस एल्जेब्राइक, कोई भी एक गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का, ये कोई अलग अलग टर्म नहीं है। आप समझो कि -2 अलग है, x अलग टर्म है, y अलग टर्म नहीं, ये मल्टीप्लाई से सेपरेटेड है, तो इस एक ही टर्म है, ठीक है। हाँ, तो इसने बोला ना फैक्टर ऑफ ए टर्म, तो ये सब क्या है, फैक्टर है उस टर्म के। -2, या फिर इसको भी अगर देखो तो -1 इसका इस टर्म का फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, x मतलब इसमें है, x इसका फैक्टर है, y इसका फैक्टर है, ठीक है। तो वो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो दिया हुआ है अ कांस्टेंट फैक्टर, अब जैसे उसमें जो कांस्टेंट वाला फैक्टर होगा उसको हम न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे, और जो वेरिएबल वाला फैक्टर होगा उसको हम लिटरल फैक्टर बोलेंगे। जैसे इस एग्जांपल में ये दिया हुआ था कि ये जो है ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल फैक्टर या लिटरल फैक्टर्स होंगे, और ये कांस्टेंट फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इसमें ये कांस्टेंट फैक्टर्स है, जैसे 4 है, 4 कांस्टेंट फैक्टर है, और ये XY जो है ये वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों बता दिए मैंने। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है ना, तो कांस्टेंट टर्म, अच्छा ये अलग से बताया हुआ है इसको। इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अ टर्म विच हैज नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें एक ऐसी टर्म दी हुई है जिसमें सिर्फ वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पर कांस्टेंट टर्म कहेंगे। कांस्टेंट टर्म दी हुई, जैसे ये अब ये एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, x² + 2x + 3, ये पूरा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इनफैक्ट ये मल्टीनोमियल है, और मल्टीनोमियल में भी कौन सा है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। ट्राइनोमियल क्यों बोल रहा हूँ मैं, 1 2 3 अलग अलग सेपरेटेड है, तो 3 टर्म है, ठीक है। ये वेरिएबल टर्म है, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल है इसमें, ये भी वेरिएबल है इसमें, बट ये इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। दिस इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ओके, आगे देखिए, ये इन्होंने भी यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है। पहला एग्जांपल ये दिया हुआ है x² + y² + xy - 3, तो ये -3 कांस्टेंट टर्म हो गया यहाँ पर, ये कांस्टेंट टर्म है। ये वाली जो लास्ट में जो टर्म दी हुई है एक्सप्रेशन, ये कांस्टेंट टर्म है। और ये एक और दिया हुआ है, बट इसमें कहीं भी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। ये 3x⁴ है, ये वाली अलग टर्म है, -2x³ है, ये अलग टर्म है, और +25 अपॉन में x है, क्योंकि इसमें भी x आ गया, सिर्फ 25 नहीं है, तो ये भी एक वेरिएबल टर्म है। तो कोई कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब फिर आता है आपका कोएफिशिएंट। ये समझना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में आता भी है, और स्पीड टेस्ट में भी बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। इनफैक्ट इस चैप्टर से बहुत सारे स्पीड टेस्ट के क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, जो है ना, बहुत सारे कंसेप्ट पे बेस्ड, बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें, ठीक है। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट देखिए, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग फैक्टर्स, ठीक है। जो भी रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं उसका वो कोएफिशिएंट होता है। देखो ऐसे समझते हैं इसको एग्जांपल से, जैसे उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है
7xy, ठीक है। अब 7/x पूरा एक टर्म है, ठीक है, या फिर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब मैं इसमें सिर्फ 7 है, तो आपको अभी ऊपर पढ़ा था हमने, ये इसमें कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इसमें इस पूरे में कांस्टेंट फैक्टर। तो अब मैं कहूँगा 7 इज द कोएफिशिएंट, 7 एक उसी का एक फैक्टर लेते हैं और उसको जो रेस्ट बचा हुआ है जो इस पूरे 7xy से, इसको इस xy का कोएफिशिएंट बोलेंगे। 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, या फिर xy, चलो मैं xy ले लेता हूँ, इसमें से xy उठा लिया, तो xy इज द कोएफिशिएंट ऑफ 7। बचे हुए का बोलते हैं, रिमेनिंग का बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं सिर्फ x उठाया इसमें से, तो आप थोड़ा सा अलग करके लिखो, 7xy को मैं x अलग और 7y अलग लिख दिया मैंने, तो x इज द कोएफिशिएंट ऑफ 7y, रिमेनिंग का देखते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, तो ये लिखा है ना -7xy। तो अब जैसे क्योंकि कांस्टेंट वाला है तो इसको हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलेंगे, और बाकी जो वेरिएबल जिसमें ऐसा कोएफिशिएंट जिसमें वेरिएबल हो तो वो वेरिएबल कोएफिशिएंट लिटरल कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, लिटरल कोएफिशिएंट। तो देखो यहाँ पर इन टर्म द नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर कंसिस्टिंग ऑफ द वेरिएबल टर्म इज कॉल्ड द लिटरल कोएफिशिएंट। अभी इस एग्जांपल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो -9y²z, तो द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज -9, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अभी किसका, तो ये y²z का होगा -9। अब पहले तो उन्होंने कोएफिशिएंट पूछे हुए, न्यूमेरिकल वाले कौन से हैं, लिटरल वाले हैं, तो आप उनको अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये है नई चीज़ जो मैं वहाँ बता रहा था, तो देखो द कोएफिशिएंट ऑफ y², मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे -9 × y² × z, ऐसे करके लिख लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भैया बताइए व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट हियर इन दिस कोएफिशिएंट ऑफ y² का कोएफिशिएंट क्या है, तो साफ आप बताओगे y² का कोएफिशिएंट है -9z, तो रिमेनिंग का होता है वो, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि z का कोएफिशिएंट बताओ, तो भाई z का कोएफिशिएंट है -9y², ठीक है। रेस्ट बचा हुआ जो सारा ले लेते हैं वो उसका कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई 9y का बताओ, 9y का 9y, तो अब हमें इसको भी थोड़ा सा फैक्टर करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 9y का पूछा है, तो और कर लेते हैं इसको फैक्टर, -9 × y × z, y² था इसलिए 2 बार लिख दिया। पूछा किसका है, 9y का पूछा है, तो अब देखो ये तो -9 है, तो मैं इसको भी फैक्टर कर देते हैं, तो -9 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 × 9 लिख सकते हैं, ठीक है, -1 × अब ये 9y मिल गया हमें, 9y का पूछा था मैं कोएफिशिएंट, तो 9y का कोएफिशिएंट होगा जो रेस्ट बचा हुआ है, यानी कि -yz, ये रहा -yz, -yz इज द कोएफिशिएंट, ये एक दूसरे के कोएफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है किसके रेस्पेक्ट में कोएफिशिएंट, या फिर लिटरल कोएफिशिएंट पूछा जाता है तो लिटरल बताना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट बताना है, ठीक है, इंक्लूडिंग साइन, और अगर किसी के रेस्पेक्ट में पूछना है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। अब आता है लाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होता है वो देखते हैं, देखिए, टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोएफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। ऐसी टर्म जिसमें सेम टाइप का लिटरल कोएफिशिएंट हो उसको हम लाइक टर्म्स। सेम टाइप का मतलब क्या है, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये अभी ऊपर एग्जांपल लिया था, चलो मैं दोबारा ही बता देता हूँ, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी इंटीजर्स में से सब ले लो, तो इसमें नेगेटिव वाले हटा दो, तो नेगेटिव वाले हटाएंगे, जीरो तो नहीं हटाएंगे, जीरो नेगेटिव नहीं है, ना तो वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, तो इसको नहीं हटाएंगे। उसने कहा है नॉन नेगेटिव हटाओ, जो नेगेटिव नहीं है, -1 जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, वो लेनी, तो नेगेटिव वाले हटा दो सारे। अब बचे कौन से, नॉन नेगेटिव ही तो बचे, ऑल आर नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो। देखो नॉन नेगेटिव इसलिए हम बोलते हैं, हालांकि हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते थे, बट उससे होता क्या, जीरो हट जाता। अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोलते तो जीरो को हम इंक्लूड नहीं कर पाते क्योंकि जीरो पॉजिटिव होता नहीं, इसलिए हमें उसको भी शामिल करना था, इंक्लूड करना था, इस वजह से हम कह रहे हैं नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो कुल मिला के क्या होना चाहिए, एक्स की पावर जो या वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए, जीरो हो सकती है क्योंकि अगर एक्स की पावर जीरो होगी तो वो 1 ही हो जाएगी, खैर उससे कोई फर्क नहीं, उसकी आप चिंता मत करिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी हो, बस यही होनी चाहिए। तो आपको कुल मिला के समझ के आया कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, या फिर इंटीग्रल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब आपकी डेफिनेशन पे अब जैसे यहाँ देखो, इस हर एक टर्म पे चेक करो, 2x² है तो x² की पावर 2 है, यस नो प्रॉब्लम, x की पावर 1 है नो प्रॉब्लम, y की पावर 1 है नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 होता
कांस्टेंट टर्म होती है यहाँ पर, मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 2 होता, तो 2 पे ध्यान दो, 2 के मल्टीप्लाई में आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, मतलब 2 को आप 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, और 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो भी तो, और ये 0 सेटिस्फाइड है क्योंकि हमने कह रखा है कि वो 0 भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हेंस ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो भाई फिर पॉलिनोमियल कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, ऐसे भी तो देयर आर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विच आर नॉट पॉलिनोमियल। तो उसका एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x² प्लस 1/x, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो अब इसमें वेरिएबल की पावर देखो, अब जैसे ये 1/x है, तो 1/x को आप क्या लिख सकते हो, इंडिसेस चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए। तो अब x की नीचे 1 है ना, तो इसको अब ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी ना। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमने कहा पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की जो पावर है वो 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर होनी चाहिए। आप होल नंबर भी ले सकते हो, कह सकते हो मतलब। तो 2 है बट यहाँ तो -1 है, और हमने मना कर रखा है कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए वैल्यू जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। अब वो डेफिनेशन पढ़ते हैं देखिए आपकी, ठीक है। देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variables involved having only non negative integral powers, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीग्रल पावर्स का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में होनी चाहिए वो पावर्स, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो है वेरिएबल्स में इन्वॉल्व जो वेरिएबल है उसकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। सबसे यही कंडीशन चेक करनी है आपको पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि भाई पॉलिनोमियल सीख लिया कि हाँ कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं पॉलिनोमियल, कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल हैं तो उसमें एक और नई चीज़ आती है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं इसमें बहुत से ज़्यादा वेरिएबल हो, या क्योंकि ये तो नहीं कहा है कि उसमें एक ही वेरिएबल हो, कई हो सकते हैं, ठीक है ना। उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है पॉलिनोमियल। बट यहाँ पर जो डिग्री की बात कर रहा है वो फिर वन वेरिएबल पे बोल रहा है, ठीक है, वो भी हम बताता हूँ, चलो ठीक है। पहले वन वेरिएबल पे देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये लिया हुआ था इन्होंने एग्जांपल, ये वाला, तो मैं फिर से लिख देता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो हमें ये देखना है पॉलिनोमियल है, हाँ है, तो कहें अब सिंगल वेरिएबल का है, मतलब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का ही, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल है विच इज़ x, मतलब कौन से टाइप का, एक ही टाइप का वेरिएबल है विच इज़ x, ठीक है ना। तो वन वेरिएबल का है। तो अब हम ये देखेंगे हर एक टर्म में पावर्स देखेंगे, इसमें पावर्स कितनी है, x की पावर 2 है, इसमें x की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ है ही नहीं, मतलब x की पावर 0 है, ये समझ के चल सकते हो आप, ठीक है। तो आपको ये देखना होता है उसकी डिग्री क्या है। तो उसकी डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी टर्म में हो सकती है, हाईएस्ट पावर वही उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 1, 0, x की पावर 0, तो हाईएस्ट, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। इन शॉर्ट हम लिखते हैं डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज 2, क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर 2 है, 1 नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट पावर। और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, जैसे कि चलो ये तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, अभी सिंगल का ही ले लेता हूँ, 3y³ प्लस 4y, चलो इतनी ठीक है। अब देखो 3y³ प्लस 4y प्लस 1, अब देखो y वेरिएबल में है ये पूरा पॉलिनोमियल, ठीक है, एक ही वेरिएबल है y। अब y की इस टर्म में हाईएस्ट पावर कितनी, मतलब इस टर्म में पावर कितनी है y की 3, इसमें y की पावर कितनी है 1, तो पूरे पॉलिनोमियल हाईएस्ट जो y है हाईएस्ट पावर 3 ही तो है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 होगी, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, वही दिया है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं उनको एक बार। ये देखो 7a³ माइनस a² माइनस 5a प्लस 3, साफ दिख रहा है पॉलिनोमियल है, 3 पावर है एक ही, यहाँ एक ही 2 है, यहाँ एक की पावर 1 है, और यहाँ की पावर 0 यानी कि है ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो ये पर यही तो है ना 3, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर y की 4 है, यहाँ पर देयर आर 4 हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 5 है, 2x पावर 5 माइनस 3x³ माइनस 6x प्लस 8 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ठीक है।
अब थर्ड फोर्थ जो एग्जांपल लिया है, ये पहली बात ये एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल ही नहीं है, बट नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स की पावर -1 हो जाएगी, एक्स की पावर -1 विच इज़ ए, जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए था 0 1 2 3 4, बट यहाँ तो एक्स की पावर -1 हो गई, तो ये नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हटाओ, उसकी डिग्री पे भी बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। ओके, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी तो पावर फ्रैक्शन में दे दी है 3/2, और 3/2 पहली बात तो इंटीजर ही नहीं है 3/2, है ना, 3/2 तो रैशनल नंबर हो जाएगा, तो वो भी नहीं है, एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको हम, क्योंकि उसने कहा था सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो एक्स की पावर 3/2 है, तो ये भी नहीं है, तो ये हटा दो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, किस पर, वेरिएबल पर, जेड पर, तो अंडर रूट का मतलब भी बता रखा है, जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर हाफ, तो जेड की पावर हाफ कितनी, जेड की पावर यहाँ कितनी है, अंडर रूट जेड का मतलब है जेड पावर हाफ, ठीक है। जब पावर हाफ है तो फ्रैक्शन में आ गई पावर 1/2, हमें चाहिए था 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो इनमें से कुछ नॉन नेगेटिव इंटीजर, बट वो तो ये है ही नहीं, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो फिर आगे हम बात ही नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। ओके, अब हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया और पॉलिनोमियल की डिग्री भी पढ़ ली, ठीक है, वन वेरिएबल में। अब कुछ हमने इन पर्टिकुलर डिग्री के अकॉर्डिंग कुछ नेमिंग करेंगे उसकी हम, ठीक है ना। अब जैसे ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी 1 डिग्री हो, मतलब सिंगल डिग्री 1 डिग्री का हो, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो कहेंगे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, अभी तो ऊपर एग्जाम्पल में कहीं ऐसा आया ही नहीं, लो भाई अभी मैं लिख देता हूँ 3x + 2, 3x + 2 लिखा हुआ है, हाईएस्ट x की पावर कितनी है, 1 ही तो है, यहाँ x की पावर 0 यानी कि है ही नहीं, x की पावर हाईएस्ट 1 है। जब हाईएस्ट x की पावर 1 है और ये पॉलिनोमियल है, साफ दिख रहा है, तो ये जो पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का होगा, और 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसकी डिग्री 2 हो, 2 डिग्री वाले को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। तो दिख रहा है इसमें 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्यूबिक का मतलब 3, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके 3 डिग्री हो, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो बहुत ही ट्रिवियल और बेसिक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कांस्टेंट हो, अब पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, एक ही टर्म हो और वो भी कांस्टेंट हो, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट ओनली इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप कोई भी नंबर लोगे ना, उसको हम, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, और हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि मैं कांस्टेंट कोई भी लेके चलता हूँ, चलो 5 ले लिया, क्या 5 के मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, चलो मैंने यहाँ लिख दिया। अब और कोई तो है नहीं, एक ही है, इसकी हाईएस्ट पावर इसी की हाईएस्ट होगी जो भी होगी, तो इसकी पावर तो 0 है, तो उसको हम 0 डिग्री का बोलेंगे। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे उन सबकी डिग्री 0 होगी, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ एग्जांपल दिए 7/2, फ्रैक्शन हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, कांस्टेंट है वो तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे और उसकी डिग्री 0 होगी हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, उसकी भी डिग्री पे बात कर लेते हैं। अभी तो हमने डिग्री पे बात की थी जिसकी एक सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल था, अब यहाँ मोर देन 1 वेरिएबल का हो तो उस पर देखेंगे। तो इफ़ अ पॉलिनोमियल इन्वॉल्व्स 2 और मोर वेरिएबल्स, then the sum of the powers of all the variables in the each term is taken up and the highest sum so obtained the degree of the polynomial। तो वो इसकी डिग्री बनती है। देखो एग्जांपल से समझाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2x² प्लस 2xy प्लस y, चलो इतना ही ठीक है। अब ये मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन ले लिया जिसमें देर आर 2 वेरिएबल्स x y इन्वॉल्व है, ठीक है, इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब इस पे ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसमें मोर देन 1 वेरिएबल है, तो उसकी डिग्री पे कैसे हम पता लगाएंगे। तो हमें टर्म वाइज देखना है, हर एक टर्म पे चेक करना है, ठीक है। तो हर एक टर्म को देखो अलग अलग, ये रहा टर्म, तो इसमें x की पावर 2 है, तो टोटल सम देखेंगे हम हर एक टर्म पर जाकर और देखेंगे हाईएस्ट कितना जा रहा है, तो वही डिग्री बन जाएगी उसकी। टोटल सम करने को कह रहा है वो। अब यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ y की पावर कितनी है 1, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, टोटल वेरिएबल की पावर यहाँ पर इस टर्म में 2 + 1 यानी कि 3, हमें ऐसा चेक करना है, 3 हो गई। यहाँ देखो टोटल टर्म में टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1 यानी कि 2,
और यहाँ पर x है ही नहीं तो y की पावर 1, तो 1 2 3, तो पूरे में हाईएस्ट पावर कितनी हुई है टर्म वाइज देखें तो 3 ही तो है, तो उसका ये जो पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 3 होगा, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। हमें टोटल सम देखना होता है, सिर्फ एक का नहीं देखना है, पूरे टर्म में जो वे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स का टोटल सम करेंगे और फिर देखेंगे हर एक टर्म में जाके हाईएस्ट कितना हो रहा है, वही डिग्री बन जाएगा उसका। यही कहा गया है इसमें भी। अब जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है 6x³ माइनस 2x² y प्लस xy² माइनस 3x² y² इज अ पॉलिनोमियल इन द x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ इसका मतलब, जैसे हाईएस्ट देखो यहाँ तो और y है ही नहीं, ठीक है इसमें, तो ये x³ है, यहाँ देखो 2 1 3, तो ये भी 3 ये भी 3, टोटल 3 दे रहे हैं सम 3, यहाँ पर टोटल 3, यहाँ पर टोटल 4, तो ये सब 3 3 3 बोल रहे हैं हर एक टर्म में जो x वेरिएबल की जो टोटल पावर है, यहाँ x की 2 पावर है, यहाँ 2 है, तो 2 + 2 4, तो हाईएस्ट तो ये हो गया ना, तो ये पूरी पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ऐसे अगला जो है आप चेक करना, तो ये 6 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट जो टर्म में जो पावर जो 6 जा रही होगी, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड जो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर b की जो पावर अंडर रूट जो है, अंडर रूट का मतलब हाफ, यानी कि फ्रैक्शन, इनकी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से ये क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं तो हम आगे डिग्री पे बात ही नहीं करेंगे उसकी। ठीक है, इसमें अपॉन में y है तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ऊपर ले y को लेके जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी और -1 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। लास्ट एक और बचा हुआ है, बहुत ईजी है, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन कुछ नहीं है, बस हमें सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल जो हमने ले रखा है किसी एक्सप्रेशन में, उसकी जगह पर कोई हमने न्यूमेरिकल वैल्यू रख देना, रिप्लेस कर देना। तो इन द गिवन एक्सप्रेशन द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ईच वेरिएबल बाय वन ऑफ इट्स गिवन वैल्यू, उसको जो कुछ हमने वैल्यू असाइन कर दी, खुद दे दी हमने वैल्यू कि भाई गिवन है, उसको हमने खुद वैल्यू कि एक्स की ये वैल्यू रख दो, वाई की ये वैल्यू रख दो और देखते हैं क्या आता है सॉल्व करने पर, तो वो सब्सटीट्यूशन है, इसको हम सब्सटीट्यूशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ m³ + n³ माइनस p³ माइनस 3mnp, इतना बड़ा सा दिया हुआ एक्सप्रेशन। पहले तो आप ये चेक कर, थोड़ा दिमाग में सोचो कि ये कितनी टर्म्स में होगी, मतलब टर्म्स कितनी, देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, 1 2 3 4, ये पूरा ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो देयर आर 4 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, और आप ये भी बताओ, चलो अभी वो तो पढ़ ही लिया है पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि m की पावर 3 है, n की पावर 3 है, p की पावर 3 है और mnp टोटल पावर 3, कितने डिग्री का हो जाएगा, देखो सबका 3 3 3 3 है, तो हाईएस्ट भी तो 3 होगा, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है इनफैक्ट। बट यहाँ क्वेश्चन जो था हमारा वैल्यू रखने को था, ठीक है, सब्सटीट्यूशन रखने को, तो यहाँ वैल्यू दे दी उन्होंने, m की वैल्यू 4 रखो, n की वैल्यू -3 रखो, p की वैल्यू 2 रखो, वैल्यू आपको दी जाएगा, जब सब्सटीट्यूशन करके आपको वैल्यू पूछा जाएगा किसी एक्सप्रेशन का, तो आपको वैल्यूज दी जाएंगी उन पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल्स की। ठीक है, तो m की 4 रखेंगे यहाँ पर, अब जैसे यहाँ सब बिल्कुल बहुत ईजी है, बस वैल्यूज रखनी है, m की जगह 4 रख दिया, n की जगह -3 रख दिया, माइनस था इस वजह से ब्रैकेट लगा दिया हमने, p की जगह 2 रखा और पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, m n p जहाँ पर है उनकी वो रेस्पेक्टिव वैल्यूज रख दी और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया, एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा, क्योंकि सारे हमने वेरिएबल्स यहाँ से एलिमिनेट कर दिए, उनकी जगह वैल्यूज रख दी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सारा ये टॉपिक था। अब आप एक्सरसाइज के जितने भी कंसेप्ट अभी समझाया हुआ है उसके बेस पर आप एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो। ठीक है ना, एक बार रिव्यू ले लेते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मोनोमियल्स बताना है, बाइनोमियल्स बताना है, सब कुछ मैंने अभी बताया हुआ है। ठीक है ना, अब जैसे ये है, मैंने बोला कि मल्टीप्लाई से सेपरेटेड होनी चाहिए, तो ये मोनोमियल है। ये भी अब बीच में क्रॉस लगा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट ये है तो सिंगल टर्म ही, तो ये भी मोनोमियल है। ये भी मोनोमियल है, डिवीजन में है जेड, तो मोनोमियल है। ठीक है ना, हाँ ये है, ये बाइनोमियल हो जाएगा क्योंकि बीच में सेपरेटेड है, अलग अलग टर्म है, 5 एक अलग टर्म है, 2x अलग टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। ये भी बाइनोमियल होगा क्योंकि बीच में प्लस आ गया। ठीक है ना, ये भी बाइनोमियल होगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई बीच में प्लस, फिर वाई जेड, पी बीच में प्लस, फिर जेड एक्स। ठीक है, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब इसको बारे में क्या कहोगे, एक साथ दिया हुआ 3, कोई बात नहीं, अलग अलग भी तो लिख ही सकते हैं ना। जैसे कि जैसे आपने रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर अगर मैं ये दे देता आपको 2 + 3/5, तो उसको अलग अलग नहीं लिख सकते थे, 2/5 अलग, 3/5 अलग, सेपरेट कर दिया, तो यहाँ भी वही सेपरेट कर देते हैं। तो ऐसे इनको भी, जैसे ऊपर क्या दिया, x² - 2y² + z², तो x²/3 अलग कर दिया, ये माइनस था, यहाँ माइनस लगा दिया, 2y² / 3 कर दिया,
प्लस ये प्लस था, जेड स्क्वायर अपॉन 3 कर दिया। अब देखो अलग अलग दिख रहा है, सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस, तो फिर ये साफ दिख रहा है ट्राइनोमियल, ये अलग ये अलग ये अलग, ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे ही इसको भी आप यहाँ से सेपरेट करना तो ये ट्राइनोमियल बनेगा जाके। ठीक है, इसको आप पूरा कंबाइन करना, ये पूरा एक बन जाएगा जाके। इन्होंने यहाँ साइन यूज़ करके ये इस तरह लिखा हुआ है, ये बाइनोमियल बनेगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही अब ये न्यूमेरिकल और लिटरल कोफिशिएंट बताने हैं। तो इसमें देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -7 है और लिटरल कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई पूरा ही पूरा हो जाएगा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पाई है, पाई कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, और आर स्क्वायर लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ लिटरल कोफिशिएंट -3/8 हो जाएगा और बी सी एक्स ये लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे करके सारे करने हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 है, अभी हमें ये पूरा दे दिया, राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ, ये भी पढ़ा है पीछे अभी हमने। तो अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बताना है कौन किसका कोएफिशिएंट। अब ये पूछ रहा है कि एक्स, इससे इसको देखकर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी सब ले लो। अब यहाँ था एक्स क्यूब, तो उसको फैक्टर करना पड़ेगा। एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं। तो उसको आप एक्स स्क्वायर का अलग करो और बाकी बचे हुए पार्ट को बता दो, तो दैट मीन्स -3/5 एक्स वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। मतलब एक्स स्क्वायर को हटाकर बाकी जितना रेस्ट पार्ट है वो पूरा इसका कोएफिशिएंट होगा। ऐसे वाई जेड माइनस वाई जेड को लो, बाकी रेस्ट पार्ट इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे सबको बताना है। आइडेंटिफाई पेयर ऑफ लाइक टर्म, बहुत ईजी था, अभी बताया था। लाइक टर्म जो जिसका लिटरल कोएफिशिएंट एक जैसा हो, सेम टू सेम हो। ठीक है, तो वो लाइक अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ये साफ दिख रहा है लाइक टर्म्स है। देखो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कुछ भी हो, चाहे फ्रैक्शन भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। x/2 -x/3। ठीक है, तो x लिटरल कोएफिशिएंट को देखो बस, x यहाँ भी x है, तो यस लाइक टर्म्स है। ठीक है, 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में भाई आपको देखना है, पावर्स देखनी है वेरिएबल्स की, 0 1 2 3 4 इनमें से होनी चाहिए, नेगेटिव वाली नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 - x, ठीक है, 1 - x साफ दिख रहा है, पॉलिनोमियल है। हाँ, x की पावर 1 और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म, इनफैक्ट ये बाइनोमियल है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये यस पॉलिनोमियल है। इनफैक्ट ये ट्राइनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है। तो ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि जेड की पावर हाफ है और हाफ फ्रैक्शन है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, हाफ इस। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें √x आ गया। ठीक है, ये है, ये 2 वेरिएबल में है, ये है, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी हाईएस्ट। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हाँ ये भी है, इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं है, ये है, क्योंकि √ तो कांस्टेंट पे लगा है ना, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। हमें वेरिएबल पे देखना था, वेरिएबल की पावर 1 है, x की पावर 2 है। हाँ, ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि y वेरिएबल है, y पर पावर √ लगा हुआ है, यानी कि पावर हाफ, तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा हाफ, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ऐसे 6th भी है, सेम है, बस इसकी डिग्री पूछी हुई है। राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल्स ही उसने पहले ही कह रखा है कि पॉलिनोमियल है, बस आपको डिग्री बतानी है। ठीक है, यहाँ पूछा था पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें भी डिग्री ही पूछी हुई है, क्योंकि बस ये इसमें मोर देन 1 वेरिएबल है, तो आपको वही करना है कि जो हर एक टर्म के अंदर जाकर जितने भी वेरिएबल हैं उनकी सारी पावर का टोटल सम देखना है, और फिर देखना है हर एक टर्म में सम कितना, हर एक टर्म वाइज देख लिया आपने कि सम कितना आ रहा है उनकी पावर्स का, और फिर जो हाईएस्ट होगा वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। ठीक है, 8th में देखो, आपको वैल्यूज़ रखनी है, बस सब्स्टिट्यूशन करना है। अब जैसे ये दिया हुआ है पूरा, ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इनफैक्ट ये पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का। ठीक है, इसमें x की जगह -1 रखना है, तो वैल्यूज़ आ जाएगी। अब -1 क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दो, x स्क्वायर। ठीक है, और ये 14x यहाँ -1 रख दिया, और ये हो जाएगा -7। बस अब सिंप्लीफाई कर दो, ये -1 हो जाएगा, और ये यहाँ पर -1 की पावर 2 यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1 यानी कि +1, तो ये -8 ही रहेगा, और ये -14 हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई माइनस, और ये -7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये -7 और -14, ठीक है, -14 और ये -28 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ओके, तो इस तरह करना था, ऐसे ही आगे करना है। 9 भी सेम है, ए और बी की वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है बस इसमें। ठीक है, 10 में भी देखो x और y z की वैल्यूज़ रखनी है इसमें। ठीक है, और 11th
बस कुछ नहीं है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, रीराइट द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट, और जो फॉल्स है तो उसको करेक्ट भी करना है, दोबारा से लिखना है, ठीक है। तो जैसे ये 7x + y इज सेम एज 7x/, क्या सेम है ये? नहीं, हमें पता है पीछे का, अगर देखो कंसेप्ट क्लियर है तो पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये नहीं है सेम, गलत है, तो सही क्या है भाई, फिर करेक्ट करो। तो करेक्ट कुछ नहीं है, आप इसको बता दो कि भाई ये बोल दो कि रीराइट का मतलब ये सेम तब होगा अगर यहाँ पर आप इसको भी यहाँ पर बीच में प्लस लगा दो, या फिर यहाँ पर प्लस हटा के यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सेम होगा। आपको इस तरह लिखना है 7xy तभी, ठीक है। तो इस तरह करना है। अब जैसे ये है, अब ये दिया हुआ है 9x डिवाइडेड बाय 10y, ठीक है। तो डिवाइड है तो पूरा एक सिंगल टर्म ही तो है, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस तो नहीं है, तो ये एक मोनोमियल है। बट इन्होंने तो कह रहा है बाइनोमियल है, तो ये फॉल्स हो गया। तो वो बताओ आप कि हाँ ये मोनोमियल है, बस। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ठीक है। तो ये था आपका स्टार्टिंग था, बस बेसिक। फिर आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इतना आप करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू। देखिए यहाँ पर, देखिए, ओके। तो मैं यहाँ पर कुछ टर्म लिख रहा हूँ, कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, जैसे 2a लिख देता हूँ, एक 3a लिख देता हूँ, या 3/2a लिख देता हूँ। चलो एक और लिख देता हूँ, 4a² लिख देता हूँ। ये अलग अलग मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखनी है कॉमा लगा के, ठीक है। इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, बट आपस में अगर देखा जाए तो इनमें क्या है, ये हमें टाइप देखना होता है जो एक जैसे दिखें। अब इसे वेरिएबल पे ध्यान दो, वेरिएबल यहाँ भी ए है, और इस वाले एक्सप्रेशन में वेरिएबल ए है, और इस वाले एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल पार्ट ए है, ठीक है ना। और इस वाले में वेरिएबल पार्ट a² है, तो ये कुछ अलग सा दिख रहा है। हाँ, ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं। कांस्टेंट कोई भी हो, कांस्टेंट नंबर, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो कुछ भी हो, ठीक है, उसको छोड़ो, बट वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए। वेरिएबल वही इसने भी कहा है यहाँ पर, टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोएफिशिएंट, उसमें जो लिटरल कोएफिशिएंट है ना वो सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये दीज 3 एक्सप्रेशन ये लाइक है, ठीक है, या ये क्योंकि सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, इसलिए इसको हम टर्म बोल सकते हैं। तो ये दीज आर 3 लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, या भी ये कह सकते हो एक ही कैटेगरी की हैं, एक ही जैसी हैं, ठीक है। ये अलग है, तो ये अनलाइक है। अगर इसके और उसके बीच देखा जाए तो अनलाइक है, या इसके और उसके बीच देखा तो अनलाइक है, डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे xy - 3xy और 5/2x²y, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल पार्ट मल्टीप्लाई में 1 है, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल जो है कोएफिशिएंट वो तो सेम ही है ना, इसमें भी xy है, इसमें भी xy। अच्छा, ये yx लिखा होता तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो भी वो सेम ही रहता, क्योंकि हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है वो मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा हो, ठीक है। अगर xy की जगह yx भी लिखा होता तो भी वो सेम ही रहता, तो भी वो लाइक टर्म होती। तो ये और ये लाइक टर्म्स है, बट ये नहीं है लाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ है xy और यहाँ है x²y, क्योंकि यहाँ पर x × y है, तो ये अलग होगी, डिफरेंट हो गया। लिटरल कोएफिशिएंट अलग अलग है, लिटरल कोएफिशिएंट सेम टू सेम होना चाहिए, तो वो लाइक टर्म्स हो जाती हैं, ठीक है। तो वही यहाँ आपके उसमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है 7a² -3a², 2/3a², सब में लिटरल कोएफिशिएंट a² ही है, दीज आर लाइक टर्म्स। इसमें देखो 6a² -8b² और 4ab, तो तीनों में अलग अलग है। देखो यहाँ a² है, यहाँ b² है, यहाँ ab है, तो लिटरल कोएफिशिएंट तो तीनों में अलग अलग हो, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स, अनलाइक डिफरेंट है। इसमें देखो 8x है, 8y² है, इस 8x², तीनों ही अलग है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। तो ये था आपका लाइक अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो समझते हैं। ये आगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है और उसके बारे में ये आगे की क्लासेस में 9th में और 10th में ये काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट इस पर तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, उसमें अलग कंसेप्ट भी है उसमें, ठीक है। तो ये बेसिक है आपका, पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल आपको एग्जांपल से पहले समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन पे आता हूँ, ठीक है। आपको एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लेके चलना है। देखो पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है, बट एक ऐसा स्पेशल टाइप का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमें चेक करनी होती है, तब जाकर वो पॉलिनोमियल कहलाता है, पॉलिनोमियल उसको हम कहेंगे,
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 2x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस y, चलो इतना ठीक है, ओके, ये लिखा हुआ है मैंने। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें जो टर्म्स होंगी और टर्म्स के जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, हमें उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल चेक करने के लिए। इसमें वेरिएबल की पावर, देखो पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अभी नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है? तो इंटीजर्स तो आप जानते ही हैं क्या होता है इंटीजर्स, ठीक है ना, नेगेटिव में भी होते हैं, 0 होता है, पॉजिटिव में भी होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 इधर चलो और इधर माइनस में